नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी में। और इस वक्त देवभूमि एक्सप्रेस के साथ मैं हूं रश्क गौरी। आखिरकार पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस का दामन थाम ही लिया है। हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह ने रायशुमारी के बाद हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल किया है। इससे पहले बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, और जिसके बाद हरक सिंह रावत के कांग्रेस के पाले में जाने की खबरें तेज हो गई थी। और इस खबर को सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस ने ही बताया था। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुस्साई भी कांग्रेस में शामिल हुई है। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड स्टेट ब्यूरो हेड एस तोमर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तोमर जी, जिस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था कि हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, और सबसे पहले आपने ही इस खबर को ब्रेक किया था, हमारी खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी। देखिए बस बता दूं आपको, उत्तराखंड में जिस तरह से ये उठापटक चल रही है, मैंने 2 महीने पहले अपने चैनल पर खबर ब्रेक कराई थी रात में, और ये कहा था कि जिस तरह से ये उठापटक हुई थी और हरक सिंह रावत जो कैबिनेट फोन पे वहां से निकल चुके, तो मैंने कहा था 100% हरक सिंह रावत बीजेपी का दामन छोड़ेंगे और कांग्रेस ज्वाइन करेंगे उसको। लेकिन उस समय रस का दूसरा मामला था, मैं बताऊं आपको कि उस समय हरक सिंह रावत अपनी शर्तों पर कांग्रेस में जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से हरक सिंह रावत ने 2 महीने का डिले किया, और देखा जाए 5 दिनों तक इंतजार करते हुए हरक सिंह रावत के आंसू भी देखे होंगे सबने, पूरा देखा और कि मीडिया में लगातार आंसू चलता रहे थे, और लगातार देखा जा रहा था कि अपने जो बीजेपी के साथ उनका जो रिश्ता रहा 5 साल तक, किस तरह से उन्होंने अपना बताया कि मैं घुटन महसूस कर रहा था। लेकिन अगर हरक सिंह रावत अच्छा होता उस समय, अगर कांग्रेस से थाम लेते, तो आज ये दिन देखे नहीं पड़ते। लेकिन ये चर्चा है कि कांग्रेस ने भले हरक सिंह रावत को अपने पार्टी में ले लिया हो, और उनकी पुत्र वधु है अनुकृति गोसाई को भी ले लिया है, लेकिन अपनी शर्तों पर लिया है। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री लगातार विरोध करते रहे, और लगातार उत्तराखंड में जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो उनके जो समर्थक थे हरीश रावत के, मैं खुल के कह सकता हूँ चैनल पर अपने कि हरीश रावत जो समर्थक थे कभी हरीश रावत के साथ रहते थे, और हरीश रावत के आज वो साथ में लगातार इनका विरोध करते रहे, जिस तरह वीडियो करते रहे, जिससे देखा गया था कि अब हरक सिंह रावत को शायद कांग्रेस वापस ले। लेकिन कल ये अचानक एक और बड़ी घटना हुई कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो विजय बहुगुणा जी हैं, उन्होंने बात की हरक सिंह रावत को दोबारा बीजेपी में लेने की चर्चा। जब जैसे ही भनक लगी कांग्रेस को दोबारा बीजेपी में हरक सिंह रावत जा सकते हैं, तो आने वाले में ये आज उत्तराखंड के जो पूर्व मंत्री हैं हरक सिंह रावत, उनकी पुत्रवधु ज्वाइन करा गया है। जी बिल्कुल। साथ ही तोमर जी, क्योंकि लंबी रायशुमारी के बाद 5 दिन की रायशुमारी के बाद हरक सिंह रावत को पार्टी ज्वाइन कराई है कांग्रेस ने, और जिस तरह से उनकी बहू भी इससे पार्टी को कांग्रेस को ज्वाइन किया है, अब जाहिर सी बात है क्योंकि अभी तक कांग्रेस की जिस तरह से उम्मीदवारों की अगर हम सूची की बात करते तो वो आई नहीं है। 60 उम्मीदवारों की सूची को लेकर जिस तरह से नाम पैनल में भेजे गए हैं वो लगभग तय हो गए हैं। क्या टिकट को लेकर अगर हम देखते हैं तो किस जगह से हरक सिंह रावत को मौका दिया जाएगा, क्योंकि फिर अगर जिस जगह से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस जगह से ही अगर उनको टिकट दे दिया जाता है तो एक और विरोध के स्वर हमें कांग्रेस पार्टी में भी देखने को मिलेंगे। देखिए जिस तरह से जो सीटें हैं अभी बीजेपी ने भी लोकसभा पत्ते नहीं खोले उन सीटों पर, और कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि लगातार पहले आप वाला सिस्टम उत्तराखंड चल रहा है, लेकिन कुछ भी हरक सिंह रावत के अपना है और बड़े नेता हैं, भले ही उनको कभी 5 दिन जो जिस तरह के जो बुरे दिन कह सकते जो गुजर रहे थे, लेकिन हरक सिंह रावत का अपना एक वर्चस्व अपना है, उनके साथ काफी लंबी चौड़ी अपनी जो कार्यकर्ता होते हैं लिस्ट पूरे कार्यकर्ता है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि हरक सिंह रावत की जिद है कि लैंसडाउन विधानसभा पे, जहाँ पे बीजेपी पार्टी के दिलीप रावत विधायक हैं, और उसी पे मेन राज थी बीजेपी के जो लैंसडाउन विधानसभा को लेकर लगातार हरक सिंह रावत अपनी पुत्रवधु को अनुकृति गोसाई के लिए टिकट के लिए पक्ष कर रहे थे। उसी में मेन जो पंगा था बीजेपी से इनका उसी को लेकर था, और ये कहा जा रहा है कि अब अपनी पुत्रवधु है वो शायद लैंसडाउन से लड़ सकती है, और हरक सिंह रावत को श्रीनगर या देहरादून से डोईवाला से उतारा जा सकता है, क्योंकि श्रीनगर जो विधानसभा क्षेत्र है उस पर जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन कहीं न कहीं मैं बताऊं आपको उत्तराखंड में जो 2 सीटें हॉट बन सकती है, एक डोईवाला एक श्रीनगर और ये लैंसडाउन विधानसभा। जी बहुत शुक्रिया तोमर जी चर्चा में शामिल होने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।
तो जिस तरह से स्वराज एक्सप्रेस ने आज से ठीक 2 महीने पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं, और आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता उनको दिलाई गई है। 5 दिन की लंबी रायशुमारी के बाद हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल किया गया है। इससे पहले बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 दिसंबर को प्रदेश भर में भेजे गए बीजेपी के दृष्टि पत्र की पेटियों को खोल दिया गया है और प्रदेश भर में भेजी गई 120 पेटियों में से 78,000 दृष्टि पत्र निकले हुए हैं। आपको ये भी जानकारी देते चल कि 12 दिसंबर से चले दृष्टि पत्र अभियान को 8 जनवरी तक चलाया गया था। इधर कार्यक्रम के दौरान दृष्टि पत्र के संयोजक रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है। पार्टी ने इस बार भी वही प्रक्रिया अपनाई है जो अपनाई गई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि समूचे प्रदेश भर में हर वर्ग के लोगों ने सुझाव भेजे हैं और इन तमाम सुझावों को दृष्टि पत्र में शामिल किया जाएगा। तो आज हमको दोनों प्रदेश के उपाध्यक्ष गण ने जो पेटियां पूरे प्रदेश के कोने कोने से आई, उसमें जो हजारों जो सुझाव मिले हैं उनको इस कमेटी को समर्पित किया है। बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में बगावत का झंडा बुलंद होने लगा है और चमोली जिले की थराली और कर्णप्रयाग से टिकट कटने की वजह से सिटिंग विधायक नाराज हो चले हैं और जिसके बाद थराली विधायक मुन्नी देवी शाह ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है और कांग्रेसी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट दिया गया है। तो वहीं स्वराज एक्सप्रेस चमोली से संवाददाता दीपक शाह ने थराली विधायक मुन्नी देवी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बात करें तो चमोली जनपद की तो थराली विधानसभा से सिटिंग विधायक का टिकट पार्टी द्वारा काट दिया गया है। बातचीत करते हैं। विधायक जी, टिकट कट चुका है, क्या कहना चाहेंगे? टिकट कट चुका है। स्वागत करूंगी भारतीय जनता पार्टी का, जो कि उन्होंने थोड़ा मेरे को संज्ञान में लेके टिकट नहीं काटा। यदि टिकट काटना ही था तो कांग्रेस से अभी 4 साल भी जिनको पूरे नहीं हुए हैं और उन्होंने अभी अपने 5 साल तक इस पार्टी को नहीं दिए हैं, उनको टिकट दिया है। यदि टिकट देना ही था तो जो लोग इतने सालों से लाइन पे लगे थे, जैसे घुनियाल जी हैं और पूर्व विधायक हमारे जीएल शाह जी हैं, भारती जी हैं, और इन लोगों को टिकट न जाके टिकट ऐसे हाथों में दिया जो कि कांग्रेसी मूल के थे और संघ में ऐसा वातावरण बनाने के लिए इस शब्द को दोहरा रहे हैं। मैं इसको निराधार कह के जिन लोगों ने ये शब्द लिखे हैं, मैं उनसे अपील करती हूं कि अपने शब्दों को वापस लीजिए, वरना मैं इस पे कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। तो ये थे हमारे साथ मौजूद झाड़ी से पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया गया है और अब वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। चमोली से स्वराज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थराली विधायक मुन्नी देवी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुन्नी देवी जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। मुन्नी देवी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मुन्नी देवी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मुन्नी देवी जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए। चलिए, तकनीकी खराबी की वजह से शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम एक बार फिर से उनके साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद अब पार्टी में बगावत का झंडा बुलंद होने लगा है। चमोली जिले की थराली और कर्णप्रयाग से टिकट कटने की वजह से सिटिंग विधायक नाराज है। मुन्नी देवी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुन्नी देवी शाह जी, बहुत स्वागत है। मुन्नी देवी जी, क्योंकि आप अपने क्षेत्र का थराली से प्रतिनिधित्व करती आ रही हैं, जाहिर सी बात है आपने विकास किया है, तमाम चीजें हुई। जब टिकटों का ऐलान हुआ, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई, तब आपको पता चला कि आप सिटिंग एमएलए हैं, उसके बाद आपका टिकट काट दिया, तो उस वक्त आपकी किस तरह की मनोस्थिति रही? ठीक हूँ, काट दिया, लेकिन थोड़ा टिकट मेरे संज्ञान में ला के भी काट सकते थे, संज्ञान में आने के बाद भी काट सकते थे और मुझे विश्वास में लेके भी काट सकते थे। यदि टिकट किसी को देना ही था, मेरी नाराजगी इतनी है कि पहले तो मेरा टिकट नहीं काटना चाहिए था। मैंने एक महिला होने के नाते
और जिन परिस्थितियों में मैं उठी उन परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए मैंने अपने परिवार को समय नहीं दिया, जनता को समय दिया। और जो लोग देहरादून दिल्ली में घूमते रहे, मैंने क्षेत्र में अपना समय दिया, क्षेत्र के लिए काम किया। आज इस विधानसभा के लिए ऐतिहासिक काम किए और मेरा टिकट इस तरह काटा गया कि मेरी जगह जो अभी 4 साल पहले, ये यूँ कहूँ 3 साल पहले इस पार्टी में प्रवेश जिन्होंने किया उनको दिया गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग नहीं थे कि जहाँ की भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकट दिया जाता था? जो लोग कितने वर्षों से लाइन पे थे कि हमें टिकट मिलेगा, आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है। इसलिए मेरे साथ साथ सारे कार्यकर्ता नाराज है, क्योंकि टिकट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को न देके जो कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए थे उनको टिकट मिला है। तो इसलिए से हमारी नाराजगी है। और कार्यकर्ता बोलेंगे कि निर्दलीय लड़ो, तो मैं निर्दलीय लड़ने के लिए भी तैयार। अभी तक आपने मन नहीं बनाया है निर्दलीय लड़ने का? अगर आप निर्दलीय बना रही हूँ रणनीति, सभी कार्यकर्ता बैठ के बात करेंगे तो फिर। और जिस तरह से आप भी इस बात का जिक्र करिए, क्योंकि कांग्रेस पृष्ठभूमि के कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया है पैराशूट लैंडिंग के जरिए, जाहिर सी बात है अगर बीजेपी के ही किसी प्रोमिनेंट उम्मीदवार को टिकट दिया जाता तो आपकी नाराजगी उसके साथ नहीं रहती। मेरे विधानसभा में 4 लोग जी पहले से भी लाइन पे लगे हैं और आज मेरा टिकट कट गया तो किसी और को देना चाहिए था। हमारे वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो लोग पहले से मांग करते आए हैं, तो थोड़ा कार्यकर्ताओं की नाराजगी है और साथ साथ मेरी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी है। साथ साथ इसलिए नाराजगी है कि मैंने इन परिस्थितियों में इस थराली विधानसभा का कार्य करने के विचार रखे। जो मेरे से पूर्व जिन्होंने 15 साल इस पार्टी में काटे, उन्होंने एक भी जनता के लिए कुछ कार्य नहीं किए। आज मैंने 2 महाविद्यालय, हॉस्पिटल का उच्चीकरण, प्रत्येक ऐसे जगह रोड पहुंचाई जहाँ की कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। आज शिक्षा के स्तर को इस तरह उठाया कि जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। आज जर्जर भवनों को मैंने कम से कम 15 बिल्डिंगें हमने नए बना रखी है। क्योंकि मुन्नी देवी जी, वो आपके द्वारा किए गए कार्य क्षेत्र में दिख भी रहे हैं। यदि कार्यकर्ता इस बात की सहमति देते हैं कि और कहते हैं कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है, आप निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती हैं, उसके बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या आप समर्थन देंगी, या फिर कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो आप कांग्रेस को समर्थन देंगी? क्या स्टैंड रहेगा फिर आपका? मैं अभी तो मेरे कार्यकर्ता कहेंगे कि आप चुनाव लड़ना चुनाव कार्यकर्ताओं के बल पे है। क्योंकि जो कार्यकर्ता है आज हमारे जो 2-3 बीजेपी के जो 2-3 का 4 ब्लॉक मेरे पास है, 4 ब्लॉकों के लोग इस तरह सिमट के रह गए कि हम कैसे करें, कहाँ करें, क्या करें। तो आज वो लोगों का समर्थन मुझे मिलेगा तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगी। और जो आज अनदेखी किसी कार्यकर्ता की हुई है, एक मैं दलित अपने आपको कहूंगी कि दलित महिला की अनदेखी यहाँ पे हुई है, वो बहुत चिंताजनक विषय है। और दलित महिलाओं में आज इतना रोष है, खास तौर पर मेरी विधानसभा की सभी महिलाएं, इन महिलाओं का अपमान है। मुख्यमंत्री अगर आपको बातचीत करने के लिए बुलाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष आपको बातचीत करने के लिए बुलाते हैं तो आप जाएंगी, अपनी असहमति उनसे व्यक्त करेंगी? क्या बोला? अगर मुख्यमंत्री आपसे बातचीत के लिए आपको बुलाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बुलाते हैं और अगर जो आपकी असहमति है जिन चीजों पे है, अगर उसमें सहमति बनती है तो क्या आप जाएंगी, बातचीत करेंगी? हाँ, क्यों नहीं जाऊंगी। मैं तो पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, आज निर्दलीय भी लड़ रही हूँ तो मैं हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि मेरा परिवार ही भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है। और यदि कोई मुझे बुलाएगा तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। ये तो मेरा सम्मान की बात है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मुन्नी देवी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मुन्नी देवी जी जो थराली से विधायक हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी, बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं और यदि अगर उन्हें मुख्यमंत्री और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी तमाम असहमतियों पर अगर सहमति बनती है तो वो डेफिनेटली जाएंगी, बातचीत करेंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, भले वो चाहे निर्दलीय ही क्यों न चुनाव लड़े।
चलिए आगे बढ़ेंगे और इधर नरेंद्र नगर से रहे पूर्व विधायक ओम, जिन्हें भाजपा की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें टिकट दे दिया गया है। पूर्व विधायक ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने की मंशा व्यक्त की और ऐसी उम्मीद जताई जाती है कि कांग्रेस पूर्व विधायक को नरेंद्र नगर से ही अपना प्रत्याशी बना सकती है। गोपाल ने भी विरोध शुरू कर दिया है। आपको जानकारी देते चले कि उन्होंने अपनी ही पार्टी बीजेपी पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है। जनता पार्टी का चरित्र जो है दिख गया है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। आज मैं भी जो है पार्टी बदलने के लिए जो है पहली बार मजबूर हुआ हूं दूसरी विचारधारा में जाने के लिए। अब मैं जो है कांग्रेस पार्टी की ओर में जा रहा हूं। सुनील राज संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, लगातार बीजेपी का कुनबा घट रहा है और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। क्या लहर वहां पे कांग्रेस की चल रही है, जिसको लेके छोटे विधायक से लेके और बड़े बड़े दिग्गज मंत्री भी कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी ने बीते रोज यहाँ पर 59 सीटों पर टिकट डिक्लेयर किए हैं, उसमें से जो 10 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे और 21 ऐसे नए चेहरों को टिकट दिए हैं, तो कहीं न कहीं इससे जो पूर्व विधायक हैं जिनका टिकट कटा है वो यहाँ पर नाखुश हैं और लगातार पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, छोटे कार्यकर्ता से लेके विधायकों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, हर कोई पार्टी छोड़ने की न केवल धमकी दे रहा है बल्कि पार्टी छोड़ भी रहा है। जी, जाहिर तौर पर आज हरक सिंह रावत ने पिछले 6 दिनों से लगातार कैश लगाए जा रहे थे। हरक सिंह रावत ने भी पुत्र वधू के साथ कांग्रेस ज्वाइन की है। अब जो नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक हैं ओम गोपाल रावत, वो भी कांग्रेस का दामन थामेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनको ही कांग्रेस वहां से दावेदार बनाएगी। तो देखना यह है कि आने वाली जो लिस्ट होगी कुछ ही देर बाद कांग्रेस यहाँ पर लिस्ट जारी करेगी। कांग्रेस इनको पूर्व विधायक को अपना उम्मीदवार बनाती है तो वहाँ पे जो पहले से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो वहाँ का प्रोमिनेंट कार्यकर्ता है, वो अपने टिकट के लिए दावेदारी जो कर रहा है, उसमें भी तो नाराजगी देखने को मिलेगी फिर। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से बीजेपी के नाखुश नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वहीं अब कांग्रेस अगर टिकट जारी करती है, कितनी सीटों पर करती है, तो कांग्रेस के भीतर भी यह स्थिति देखने को मिलेगी कि कौन पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होता है, निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव रण में आता है। तो देखना यह होगी और खासकर कांग्रेस के लिए चुनौती ये होगी कि संतुलन कैसे बनाया जाए। इसी को देखते हुए उन्होंने टिकट जारी करने में देरी की है। तो देखना यह होगा कि थोड़ी देर बाद नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। तो राजपुर से दूसरी बार टिकट नहीं मिलने को लेकर वाल्मीकि समाज के कई कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया और जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ मुलाकात की। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे प्रदेश में वाल्मीकि समाज का किसी भी सीट पर टिकट नहीं दिया गया है, जबकि वाल्मीकि समाज का वोट हमेशा बीजेपी को ही जाता रहा है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने भरोसा दिलाया है कि अनुसूचित जाति की एक सीट उनके पास अभी बची है जिसमें टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि झबरेड़ा विधानसभा से इस चीज को देखा जाएगा, समझा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमारी अनदेखी कर रही है, इस अनदेखी को बंद करें आप और एक टिकट जो है वाल्मीकि समाज को दें। अभी 13 विधानसभाएं हैं यहाँ पर आरक्षित, 13 में से एक भी सीट पर जो उन्होंने एक भी जो है वाल्मीकि समाज को उन्होंने एक भी जगह टिकट नहीं दिया है। चलिए खबर काला झुंगी से देखेंगे, जहां पर प्रदेश में चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं, तो वहीं बीजेपी की 59 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और पार्टी ने बंशीधर भगत पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए काला झुंगी विधानसभा सीट से उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। बंशीधर भगत ने हाईकमान का आभार व्यक्त किया और इस सीट से जीत का भरोसा दिलाया। प्रदेश पदाधिकारियों का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा से अपना स्नेह प्यार देकर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों में खरा उतरूं। मोहन सिंह नेगी
वो भी नहीं आए, कहीं गए आए हैं महेश जोशी, दूसरे भी महेश जोशी देवबिहार के, मनोज जोशी आए। गंगोत्री में पुरोला विधानसभा सीट से दुर्गेश्वर लाल को भाजपा का टिकट मिलने से सीमांत गांवों में खुशी की लहर है। आपको बताते चले कि दुर्गेश्वर लाल 2017 के विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। लिवाड़ी और सिताड़ी गांव में लोगों ने मिठाई बांटकर ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए खुशी मनाई है। पुरोला विधानसभा से निवर्तमान विधायक राजकुमार का टिकट काटकर दुर्गेश्वर को प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं और इसी कड़ी में गदरपुर में पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने विधायक और शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री ने गदरपुर के लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया और न ही गदरपुर क्षेत्र में किसी तरह का कोई विकास हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे किसानों का मुद्दा हो या महंगाई, हर मुद्दे पर भाजपा की सरकार विफल रही है और विकास किसी भी क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि अब चुनाव नजदीक आया है, शिलान्यास करने लगे हैं। अब तक क्या सभी लोग सो रहे थे? इतनी सड़कें हैं जिनके हाल बेहाल है, वहाँ लोग बाग आज भी चल नहीं पा रहे हैं। अब इसीलिए यदि बड़े बड़े दावे जिन लोग करते हैं मंत्री जी को लेकर, मैं समझता हूँ गलत करते हैं। अभी बाईपास कोविड हमारे बीच में है, उससे सावधान रहते हुए यह संक्रमण ज्यादा ना फैले, जान है तो जहान है, इसका पालन करना चाहिए। रही बात चुनाव की, 70% भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में 60 से ज्यादा सीटें मिल रही है। वहीं सितारगंज में भाजपा प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान सौरभ ने अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने उन पर एक बार फिर से विश्वास जताया और पिछली बार हम 28,000 मतों से जीते थे, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यालय के उद्घाटन पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी व्यक्त की। सितारगंज के कार्यकर्ता इतने सक्रिय हैं, सितारगंज का संगठन इतना सक्रिय है, संगठन मजबूत है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सितारगंज की सीट को फिर से भारतीय जनता पार्टी की पाले में डालेंगे और सितारगंज में 28,000 वोट पिछली बार जीते थे। हम कोशिश यही करेंगे कि पूरी पार्टी इधर रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अमर जवान ज्योति पिछले 50 सालों से अनवरत जलती आ रही है। यह हमारे शौर्य, साहस, बलिदान एवं स्वाभिमान का प्रतीक है, लेकिन आज उसे बुझा दिया जाएगा। इंडिया गेट पर 50 सालों से स्थापित अमर जवान ज्योति का नया पता अब वॉर मेमोरियल होगा। उन्होंने कहा है कि जब किसी राजा के महल के निर्माण के लिए शहीदों के बलिदान और शौर्य के प्रतीकात्मक स्थान को बदल दिया जाता है और अनवरत जलने वाली लौ को बुझा दिया जाए, तो ये न सिर्फ उस राजा की मनमानी की कहानी कहती है, बल्कि शहीदों के प्रति उसके दिल में कितना सम्मान है ये भी खूब बताती है। किसी स्टैच्यू को हटा के दूसरा स्टैच्यू मत लगवाइए। हम ये नहीं कह रहे कि आप कहीं दूसरी जगह लौ मत लगवाइए, पर एक लौ को बुझाकर दूसरी लौ नहीं जल सकती। हर जगह का अपना महत्व होता है। चलिए, बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर के अपडेट के लिए आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं फॉलो। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल @स्वराज एक्सप्रेस SMBC। हमारे ट्विटर अकाउंट को भी कर सकते हैं फॉलो @स्वराज एक्सप्रेस SMBC। हमारे फेसबुक पेज को करें लाइक @स्वराज एक्सप्रेस SMBC। ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस SMBC।